हाय एवरीवन, आई एम श्रेया सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल श्रेया थेसिस। तो आज हम इस वीडियो से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर। पिछले टॉपिक में जैसा कि हमने पढ़ा था कि कैसे टू सुपर पावर्स एमर्ज हुए थे। उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जैसे यूएसए ने नाटो बनाया था और यूएसएसआर ने वॉर्सो पैक्ट साइन किया था, है ना। और हमने देखा था उस सब में कि कैसे जो यूरोप था वो एक कन्फ्लिक्ट का मेन एरेना बन गया था, है ना। एरेना कहने का मतलब एक बैटल ग्राउंड बन गया था, जिसमें जो ईस्ट का था, ईस्ट का पार्ट जो था यूरोप में, वो जो था वो रशिया की तरफ था, और जो वेस्ट वाला पार्ट था वो किसकी तरफ था, वो यूएसए के पास था। ठीक है, हमने देखा था नाम का क्या रोल रहा उसको राइवलरीज को कम करने में, है ना। तो अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं और कैसे जो अ, बड़ी पावर्स थी, जो सुपर पावर्स थी, वो ग्रुपिंग्स बना रही थी। वो जो छोटे छोटे स्टेट्स पे अपना पावर मतलब पावर अपना इस्टेब्लिश करती थी, तो वहाँ से वो लोगों को क्या मिलता था, क्या बेनिफिट मिलता था, है ना। जैसे कि कुछ रिसोर्सेज मिलते थे, मिनरल्स, ऑयल, है ना, टेरिटरी मिलती थी, जिससे वो अपने जो अगेंस्ट वाले हैं उन पे वो नज़र रख पाए। ठीक है, तो उनको भी बेनिफिट मिल रहा था, छोटे वाले कंट्रीज़ को भी जो सुपर पावर्स के साथ थे, और सुपर पावर्स को भी उनसे बेनिफिट मिल रहा था। ठीक है, चलिए अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एरिना ऑफ द कोल्ड वॉर। ठीक है, तो पहले हम लोग को एज मतलब टोटल पढ़ लेते हैं कि क्या है। आप पूरी स्टोरी जो है मैं आपको एक स्टोरी फॉर्मेट में बता देती हूँ, उसके बाद हम एक बार टेक्स्ट को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये देखो, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हमने फर्स्ट टॉपिक में ही पढ़ा था, है ना। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक क्राइसिस हमने देखा था ना, है ना। वैसे ही बहुत सारी क्राइसिस हुई थी और बहुत जगह पे हुई थी, जैसे कोरिया में भी देखने को मिला था, कॉन्गो में भी देखने को मिला था, बर्लिन में भी देखने को मिला था, है ना। तो और भी जो देश है ना, वहाँ पर भी इन लोगों का कन्फ्रंट्रेशन हुआ था आमना सामना, और बहुत से लाइफ जो लॉस हुए थे, बहुत लाइफ खतरे में थी, बहुत लाइफ चली भी गई थी, मतलब बहुतों की जाने गई थी। लेकिन बस इतना था ना कि कोई ऐसा न्यूक्लियर वेपन का यूज़ नहीं हुआ, ऐसा कोई बड़े लेवल पे न्यूक्लियर वॉर नहीं हुआ, छोटे लेवल पे होती रही लड़ाई और बहुत से जाने भी गई है। ठीक है, ये सब हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा, बहुत से जाने गई है। ठीक है, जैसे आप देख लो, बहुत से जाने गए हैं, और ऊपर से जो ये लोग हैं ना, ये लोग एकदम कंपटीशन सा चल रहा था, ये वेपन्स बना रहे थे। देखो हुआ ये ना कि यूएसए का तो फिर भी इकोनॉमी बढ़िया था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। पर जो यूएसएसआर था ना, वो उसको वेपन्स बनाने में compete कर रहा था। वो जैसे ये वेपन्स बना रहा है, वो भी वेपन्स बना रहा है, बट यूएसए को इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। वो वेपन्स भी बना रहे हैं, उसकी इकोनॉमी भी अच्छी चल रही है। पर जो यूएसएसआर था ना, वो क्या कर रहा था, वो ना अपनी रोटी काट के, ठीक है, मतलब वो अपने जो पैसा होता है ना उसको बचा के, और वो जितने भी था वो सब कुछ लगा रहा था वेपन्स बनाने में। ठीक है, वो तो सारे के सारे वेपन्स बनाने में लग रहा है, तो वो उसका इकोनॉमी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। ठीक है, बोलते हैं ना कि पेट काट के वो अपना वेपन्स बना रहा था, न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था। तो हुआ ये ना कि यूएसए को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि यूएसए की इकोनॉमी अच्छी थी। ठीक है, अब देखो, ज़रूरी भी था, वो भले ही पेट काट के वेपन्स बना रहा था, अगर वो वेपन्स नहीं बनाता तो यूएसए के सामने तो वो कमज़ोर पड़ जाता और यूएसए फिर उस पे हमला भी कर सकता था। बट वो, अगर वो अपना पेट काट कर वो उस पैसे को वो वेपन्स बनाने में लगा रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में लगाया, तो एक यहाँ पे बेनिफिट हुआ ना कि मतलब वॉर से बच गया, क्योंकि यहाँ पे तो लॉजिक ऑफ डेटरेंस हो गया था ना। लॉजिक ऑफ डेटरेंस जैसा हम लोग पढ़े थे, तो लॉजिक ऑफ डेटरेंस हो गया था, जिसके कारण कोई भी एक दूसरे पे वॉर नहीं कर रहा था, है ना। तो वेपन्स बनाने में तो यूएसएसआर ने बहुत अच्छे से compete किया, बट वो इकोनॉमी उसकी सही नहीं थी, इकोनॉमी उसकी सही नहीं रही। ठीक है, अब देखो हमारा जो देश है वो उस टाइम आज़ाद हुआ था, है ना। तो वो क्या था नाम, उस उन्होंने जो बताया था मैंने, जैसे न्यूली इंडिपेंडेंट जो कंट्रीज़ थी, उन्होंने क्या किया था, उनको डर था कि कहीं हम लोग अपना इंडिपेंडेंस वापस से खो ना दे, तो उन्होंने क्या किया था, अपना एक अलग ग्रुप बना लिया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, अपना एक ग्रुप बना लिया था, एक नॉन अलाइड कंट्री, ठीक है, नाम बनाया था नॉन अलाइड मूवमेंट। ठीक है,
तो उसमें ना सबसे जो मेन लीडर थे ना वो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। और ये ऐसा नहीं है कि ये जो नाम था उनका काम था कि बस आप इस वॉर से अलग रहो, इस वॉर से दूर रहो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो लोगों को वॉर से दूर नहीं रहना था, बल्कि वॉर में रहकर वॉर के कन्फ्लिक्ट्स को कम करना था, ठीक है, ख़त्म करना था। और बहुत हद तक किया भी गया था। जैसे इंडिया ने कॉन्गो, जब कॉन्गो क्राइसिस हुआ था, ठीक है, कॉन्गो क्राइसिस नहीं, कोरियन कोरियन क्राइसिस हुआ था। टू कोरियाज़ था, मतलब टू कोरियाज़ जो थे ना, जैसे साउथ कोरिया था, नॉर्थ कोरिया था। तो वहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट्स था उसको कम करने में इंडिया इंडिया का भी बहुत बड़ा रोल था, ठीक है, उसने हेल्प की थी। ओके। बहुत जगह पे तो पीस कीपिंग, यूनाइटेड नेशन था ना उस टाइम तक, यूनाइटेड नेशन भी बना हुआ था, तो उसका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था। वो अपना पीस कीपिंग फोर्स जो था वो भेज देता था, ठीक है। दोनों जो थे ना वो बहुत रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहे थे। सबको पता था कि ये जो वॉर है ये कोई और अफोर्ड नहीं कर सकता है, मतलब पूरा वर्ल्ड अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो दोनों रिस्पॉन्सिबल बने हुए थे, ठीक है, एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन बिहेव कर रहे थे, ठीक है। दोनों के पास पावर था, बट दोनों एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन बिहेव कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि न्यूक्लियर जो वॉर है वो हम पूरा वर्ल्ड नहीं अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बताया, क्या हो रहा था, यूएसएसआर तो compete कर रहा था बहुत अच्छे से न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में। अब ठीक है, वॉर तो नहीं हो रहा था, पर क्या हो सकता था, अगर मान लो कि अगर हम लोग, मतलब वो लोग एक दूसरे पे हमला नहीं करते, ठीक है, फिर भी मान लो कि कभी गलती से इतने न्यूक्लियर वेपन्स थे, ठीक है, वो कभी गलती से एक्सीडेंट हो जाता, मतलब मान लो कि कभी गलती से उस पे चला दिया गया, जैसे मान लो कि कोई बटन, मतलब कुछ भी हो, तो अगर मान लो सोल्जर्स ही है तो उन्होंने वो गलती से क्लिक कर दिया तो वो तो लॉन्च हो जाएगा, है ना। या फिर बोल सकते मस्ती में उन्होंने कुछ कर दिया वैसा, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था इससे। ये दोनों देश ये चीज़ को जान रहे थे, तो उन्होंने एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन यहाँ पे बिहेव किया और बहुत सारी ट्रीटीज़ को साइन किया। ट्रीटीज़ क्यों साइन किए उन्होंने? ट्रीटीज़ इसलिए साइन किए ना ताकि वो उस वेपन्स को कम कर सके, ठीक है। उन दोनों को पता था कि उन दोनों के बीच की जो राइवलरी है वो ख़त्म नहीं होने वाला है, बट ये जो वेपन्स पे वेपन्स, वेपन्स पे वेपन्स जो बनते जा रहा था ना, न्यूक्लियर न्यूक्लियर वेपन्स बनते जा रहे थे, ये तो अच्छा नहीं था, ये बहुत हानिकारक था। अगर मान लो वो लोग एक दूसरे पे हमला नहीं भी कर रहे, बट बाई एक्सीडेंट, बाई चांस कुछ भी हो सकता था, गलती से ही सही पर हो सकता था, ठीक है। अब एक तरफ से होगा तो दूसरी तरफ से तो हो ही जाएगा, ऑटोमेटिकली वॉर हो ही जाएगा यहाँ पर, है ना। भले ही सामने वाला थोड़ी समझ रहा है कि उसने गलती से किया है या फिर जानबूझ के किया है, उसको तो बस यही लगेगा कि हमला हुआ है और वो भी हमला कर सकता था, ठीक है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता था। तो यहाँ पे उन दोनों ने क्या किया, जो उसके प्रेसिडेंट थे यूएसए और यूएसएसआर के, उन्होंने क्या किया कि एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन बिहेव किया और बहुत से ट्रीटीज़ को साइन की, ठीक है, ट्रीटीज़ को साइन की, जिससे वो उसके इफ़ेक्ट्स को कम कर पाए, मतलब उसका जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको कम कर पाए, ठीक है। और बहुत सी ऐसी हुई, मतलब ट्रीटी साइन हुई जिसमें बोला गया कि नहीं, अब इसके बाद जो है और कोई देश जो है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता है, ठीक है। और बहुत से देश ने, और इनफैक्ट ये जो है ये मदद भी करता है, जैसे नाटोज़ बनाया, ठीक है, नाटोज़ जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया उसमें क्या था, ये सारे अगर जितने भी देश हैं उसमें जितने भी मेंबर्स हैं, अभी तो 32 मेंबर्स हैं, तो 32 मेंबर्स पे अगर किसी ने भी हमला किया तो वो हमला, मतलब किसी भी एक देश पे अगर हमला होता है तो वो हमला पूरे नाटो मेंबर पे माना जाएगा, नाटोज़ मेंबर पे माना जाएगा, ठीक है। एक कलेक्टिव ग्रुप बनाया उन्होंने, ठीक है, अपना एक बोल सकते हैं पर्सनल सिक्योरिटी के लिए। तो इंडिया उसमें नहीं जुड़ा है, इंडिया उसमें नहीं जुड़ा, इसका रीज़न भी आपको लास्ट में, मतलब ट्रीटीज़ के बारे में भी पढ़ना है तो मैं इसमें बताऊंगी कि इंडिया क्यों नहीं जुड़ा है, ठीक है। एक बार हम लोग टेक्स्ट पढ़ लें, ठीक है। टेक्स्ट पे आते हैं हम लोग कि आखिर टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, बुक में क्या लिखा हुआ है। ऐसे तो हमने स्टोरी पढ़ लिया, स्टोरी जान लिया, और मतलब एक समझो ना, मैंने पूरी इस टॉपिक का ना आपको एक समरी टाइप बता दिया जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। आइए हम लोग टेक्स्ट को पढ़ते हैं, बुक में क्या लिखा हुआ है आखिर, ठीक है। Cuban Missile Crisis that we begin the chapter with was only one of the several crises that occurred during the Cold War.
ठीक है, जैसा मैंने बताया कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था, जो हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था, वो भी क्या था, वो उन सब में से एक क्राइसिस था जो हमने पढ़ा, जिसे हम लोग ने समझा। ठीक है, द कोल्ड वॉर ऑल्सो लेड टू सेवरल शूटिंग वॉर्स, बट it is important to note that this crisis was did not lead to another world war। बस यही था कि मतलब कोई अनदर वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। हाँ, क्राइसिस हुई, छोटी मोटी जगह पे बहुत सी जाने भी गई, बट वैसा अनदर वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। The two superpowers were poised for direct confrontation in Korea 1952-53, Berlin 1958 to 63, the Congo the early 1960। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ था, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक बारी मैं आपको इसका मैप दिखाती हूँ। ठीक है, आप देखो, आपकी स्क्रीन पर एक मैप दिख रहा होगा। ठीक है, आप ध्यान से उस मैप को देखना, उसमें जो रेड पार्ट नज़र आ रहा है वो है साउथ कोरिया। ठीक है, और जो आपको नीचे में नज़र आ रहा है ग्रीन कलर का, वो है, सॉरी, आई मीन मैं मेरा भी दिमाग का है। देखो, जो सबसे ऊपर में रेड कलर का दिख रहा है वो है नॉर्थ कोरिया, और वो यूएसएसआर के अंडर में था। उस पर जो क्या था, यूएसएसआर। देखो, हुआ ये था ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ, जापान हार गया। ठीक है, और ये जो कोरिया है ना, वो जापान के अंडर में था, फिर जापान से छुड़ा लिया गया। अब क्या किया गया ना, उसको दो हिस्से में डिवाइड कर दिया गया। जो एक हिस्सा हो गया, वो हो गया यूएसएसआर का, जो ऊपर में आपको रेड कलर का दिख रहा है, रेड कलर का, वो था यूएसएसआर का नॉर्थ वाला पार्ट, और जो ग्रीन वाला नीचे में दिख रहा है वो था यूएसए का। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करता था 38 डिग्री पैरेलल। ठीक है, इन दोनों को कौन डिवाइड करता, बीच में जो डिवाइड कर रहा है ना इनको, वो 38 डिग्री पैरेलल। ठीक है, याद रखना आप। ओके, तो इन दोनों का क्या चल रहा था, यहाँ पर भी हुआ था, आमने सामने कन्फ्रंट्रेशन हुआ था दोनों के बीच में। पर कोशिश किया गया था कि कोरिया जो है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को मिला लिया जाए, पर ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है, वहाँ पे पीस कीपिंग फोर्स भी उतारा गया था, बट यहाँ पे नहीं हो पाया। ठीक है, तो आपको मैप यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है, आप कोरिया है इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, वो अलग अलग है। जो रेड पार्ट है वो जो है नॉर्थ कोरिया है, और जो ग्रीन पार्ट है वो है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जो था वो यूएसए के अंडर में था, और जो नॉर्थ कोरिया था वो यूएसएसआर के अंडर में था। क्या हुआ था ना कि जो चाइना है ना, चाइना ने अपने जो मतलब फोर्सेस थे चाइना का जो थे, उन्होंने भेज दिया था इस तरफ, ग्रीन वाले की तरफ। तो मतलब हो गया था आमना सामना हो गया था। हुआ तो ये था ना कि डायरेक्टली आमना सामना नहीं हुआ था। जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, उसकी पीस कीपिंग फोर्स जब उतारे गए थे, तो चाइना मतलब जो कम्युनिज्म वाले आइडिया के थे और कैपिटलिज्म के हो गए, तो दोनों का आइडियोलॉजी अलग हो गया। अब दोनों के बीच में आमना सामना हो रहा है। आखिर देखो, यूएन में ना, इनफैक्ट उस टाइम में ना, यूएन में ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन था वो था यूएसए का। ठीक है, अब पीस कीपिंग फोर्स उतारी गई, तो जाहिर सी बात है कि उसमें तो यूएसए वाले ही रहेंगे। ठीक है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पर भी ये दोनों का आमना सामना हो गया था। ओके, ये समझ में आ गया। अब देखिए, बर्लिन पे आते हैं। ठीक है, बर्लिन में क्या हुआ था, देखो आपको बर्लिन का भी मैप दिख रहा होगा। ठीक है, बर्लिन का भी, आप बर्लिन का यहाँ देखो, जर्मनी का दिख रहा होगा, तो उसमें एक बर्लिन है। ठीक है, जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन। जर्मनी को कैसे डिवाइड किया गया है, देखो, जर्मनी का जो ईस्ट पार्ट है ना, वो यूएसएसआर को दे दिया गया था, और वेस्ट पार्ट जो है ना, उसको तीन हिस्से में बांटा गया था। जैसा आप देख रहे हो, आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। आप देखो, वहाँ पर जो रेड पार्ट है वो ब्रिटिश का है। ठीक है, ग्रीन पार्ट जो दिखाया जा रहा है वो यूएसए का है, और जो ब्लू पार्ट दिखाया जा रहा है वो फ्रेंच का है। ठीक है, येलो किसका है, यूएसएसआर का है। पूरे जर्मनी को इस तरह से डिवाइड कर दिया। जर्मनी भी तो हारने वाले ग्रुप में था ना, तो हारने वाले ग्रुप में था, तो जीतने वाले ग्रुप ने इस पर कब्जा कर लिया। अब क्या हुआ, बांट दिया उसको, है ना, बांट दिया सभी में। जैसे कि ईस्ट वाला देखो, दिख रहा है अच्छे से, देखो येलो पार्ट में है यूएसएसआर का। अब ये मत सोचना कि यूएसएसआर को पूरा एक मिल गया है, बाकी तीनों में छोटे छोटे हिस्से डिवाइड कर दिया। यूएसएसआर में भी कितनी कंट्रीज थे ना, बहुत सारी कंट्रीज थी। यूएसएसआर एक यूनियन था, नाम से ही पता चल रहा होगा, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, यूनियन था बहुत से देशों का। तो ईस्ट वाला जो पार्ट है वो यूएसएसआर को दे दिया गया था, येलो वाला पार्ट। जो रेड वाला पार्ट है वो जो ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश को दे दिया गया था। ओके, रेड वाला पार्ट किसको दे दिया गया था, ब्रिटिश को दे दिया गया था। सॉरी, एक मिनट,
ब्रिटिश को दे दिया गया था रेड वाला पार्ट। ओके। वैसे ही क्या होता है, बर्लिन जो जर्मनी का कैपिटल है, वहाँ पर भी ऐसा ही डिवीज़न हुआ। वहाँ पे क्या डिवीज़न हुआ, देखो वहाँ पर भी दिख रहा है आपको, जो जर्मनी का कैपिटल दिखाया जा रहा है वहाँ पे बर्लिन में, और वहाँ साइड कॉर्नर में उसका भी दिखाया जा रहा है। बिल्कुल जैसे जर्मनी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ना, वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम बर्लिन में भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। जो बर्लिन का भी है ना, वो बर्लिन का हिस्सा जो है वो वैसे ही सेम टू सेम है। देखो येलो जो पार्ट है वो यूएसएसआर को, और बाकी जो रेड ग्रीन ब्लू है वो बाकियों को, ठीक है, यूएसए, फ्रेंच और ब्रिटिश को, ठीक है। तो सेम डिवीज़न उसमें भी हुआ था। भले ही वो देखो जो बर्लिन है वो किस किस में आ रहा है, बर्लिन जो है वो यूएसएसआर के हिस्से में आ रहा है ना। लेकिन फिर भी बर्लिन जो है वो वहाँ का कैपिटल था, इसीलिए अभी भी कैपिटल है इनफैक्ट। तो जो उसमें बाकी सारा हिस्सा जो है वो यूएसएसआर का है, बट बर्लिन में कुछ जो हिस्सा है, जो बर्लिन का आधा हिस्सा है वो बाकियों को भी मिला हुआ था, और आधा हिस्सा जो था उसका वो यूएसएसआर को मिला था, ठीक है। बर्लिन क्लियर है। चलिए कॉन्गो पे आते हैं। अब देखिए कॉन्गो, कॉन्गो का मैटर क्या था ना, कि कॉन्गो एक न्यूली फ्रीडम कंट्री था, ठीक है, जैसे कैसे इंडिया था। तो इंडिया की कॉलोनी कौन थी, ब्रिटिश था ना, ब्रिटिश था ना, वैसे ही वहाँ की जो कॉलोनी थी वो था बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम का कॉलोनियल रूल था कॉन्गो में। और कॉन्गो जो था वो फ्रीडम हुआ था, तो उसके सामने क्या था ना कि उसके सामने क्या था कि एक मतलब दोनों के बीच में यहाँ भी आमना सामना हुआ था। जैसे कि जब वो आज़ाद हुआ तो उसके सामने क्या हुआ कि कटांगा, कटांगा नाम का एक वहाँ पे दिख रहा होगा, देखो वो हाईलाइट किया गया है, वो थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, वो मैप देखो इसमें शो हो रहा है, जिसमें जो कटांगा है कॉन्गो में, उसमें थोड़ा सा डार्क दिखाया जा रहा है। कटांगा को क्या किया गया ना, कॉन्गो से अलग कर दिया गया, बोल दिया एकदम डिसाइड कर लिया गया कि कॉन्गो से कटांगा को अलग कर दिया जाएगा। और कटांगा जो था ना, वो कॉन्गो का ना बहुत ज़्यादा एकदम खनिज, मतलब बोलते हैं ना बहुत बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट वहाँ पर खनिज मिलते थे, जैसे कि यूरेनियम हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, मतलब कॉपर, यूरेनियम, ओके, ये सब जो थी वहाँ पे बहुत, बोल सकते हैं खनिज मिलता था बहुत मात्रा में, जो कि इनफैक्ट बहुत डेवलपमेंट के लिए, अगर डेवलपमेंट के लिए ये सब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी खनिजें बहुत मिलती थी, और इसी को क्या किया जा रहा था, कॉन्गो से अलग किया जा रहा था। तो जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया कि हेल्प मांगी, ठीक है, मतलब हेल्प किससे मांगी, इनफैक्ट यहाँ पे यूएन फोर्सेस, यहाँ पर भी यूएन कीपिंग फोर्स उतारा गया था, बट उनको कुछ यूएन से ऐसा कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पाया था, ठीक है। फिर उन्होंने, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने, उनका जो झुकाव था वो थोड़ा यूएसएसआर की तरफ दिखा, उन्होंने उनसे मदद मांगी, बट हुआ क्या कि यहाँ पर भी ये दोनों आमने सामने आ गए, ठीक है। तो ये भी एक है, आप समझ लेना, ठीक है। समझ में आया, कॉन्गो का समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्राइसिस डिपेंड एज नाइदर एज पार्टीज इन्वॉल्विंग वॉज विलिंग टू बैक डाउन। व्हेन वी टॉक अबाउट एरिनाज ऑफ द कोल्ड वार वी रिफर देयरफॉर टू एरिनाज area where crisis and war occurred or threatened to occur between the alliance system but did not cross certain limits, ठीक है। वही चीज़, द ग्रेट मैनी लाइफ्स वेर लॉस्ट इन सम ऑफ दिस अरेना लाइक कोरिया, वियतनाम एंड अफगानिस्तान। जैसे मैंने बताया कि बहुत सी लाइफ्स भी गई थी, है ना, जैसे कोरिया में भी, वियतनाम में भी, और अफगानिस्तान में भी, ठीक है। बट द वर्ल्ड वॉज स्पेयर्ड अ न्यूक्लियर वॉर एंड ग्लोबल hostilities in some cases use military builds up were reported. In many cases diplomatic communication between the superpowers could not be sustained and contributed to the misunderstanding, ठीक है। जैसे हुआ क्या कि बहुत सी जानें भी गई, है ना, बहुत सी जानें गई, यहाँ पर बहुत नुकसान हुआ, लेकिन एक न्यूक्लियर वॉर जो है ना, ग्लोबल लेवल पर ऐसा कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं हुआ, ठीक है। मिलिट्री बुल्सअप हुए, मतलब मिलिट्री वगैरह भी बनाए गए बहुत, जैसे मैंने बताया यहाँ पे ऐसा पीस कीपिंग फोर्स भेजा जा रहा है, ठीक है। समटाइम्स कंट्रीज आउटसाइड द टू ब्लॉक्स, फॉर एग्जाम्पल द नॉन अलाइड कंट्रीज, played a role in reducing Cold War conflicts and
अवॉइडिंग सम ग्रेस क्राइसिस। देखो हुआ ये ना, मैंने बताया ना कि नाम था वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है कोल्ड वॉर में। तो जो टू ब्लॉक्स से जो बाहर थे, मतलब जो दोनों ब्लॉक्स में नहीं आते थे, ना ही वेस्टर्न अलायंस में आते थे ना ही ईस्टर्न अलायंस में आते थे, उन्होंने क्या किया था, एक बहुत जो नॉन अलाइन कंट्रीज थी ना, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कोल्ड वॉर के कन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करने में। ठीक है, क्या किया था, जैसे कोरिया में मैंने बताया कि कोरिया में क्या किया था, इंडिया ने हेल्प किया था। यहाँ देखो, जवाहरलाल नेहरू one of the key leader of the NAM played a crucial role in mediating between the two Koreas। वही जो मैंने बताया अभी, टू जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया थे ना, उसमें उन्होंने कन्फ्लिक्ट कम करवाने का काम किया था। इन द कॉन्गो क्राइसिस द यूएन सेक्रेटरी जनरल प्लेड अ की मेडिएटरी रोल। देखो मैंने बताया था ना कि कॉन्गो में भी यूएन जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स थे उनको भेजा गया था, बट यहाँ पे भी आमना सामना हो गया था। ठीक है, यहाँ पे कटांगा जो था ना वो अलग कर रहे थे, इसका भी मेन था कि हाँ कटांगा जो है उसको अलग किया जा रहा है। ठीक है, बाई एंड लार्ज इट वॉज द रियलाइजेशन ऑन अ सुपर पावर पार्ट that war by all means should not be avoided at made exercise restraint and behave more responsibly in international affairs as the Cold War rolled from one arena to another. The logic of restraint was increasingly evident। हुआ क्या था, देखो मतलब दोनों एक तो एक रिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रहे थे, क्योंकि उन दोनों को पता था कि हम लोगों के बीच में जो राइवलरी है वो तो ख़त्म नहीं होने वाली है, बट हम लोगों के जो राइवलरी है उसके चलते ऐसा कोई वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, है ना, कोई ऐसा वर्ल्ड लेवल पे लोगों को खतरा ना हो जाए, है ना। तो ये दोनों एक एज अ रिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रहे थे यहाँ पर। ठीक है, क्या कर रहे थे, वॉर को अवॉइड कर रहे थे, है ना। पर क्या हुआ था, कोल्ड वॉर जो है ना वो मतलब एक एरेना से दूसरे एरेना, कहने का मतलब है ना, जैसे कि बैटल ग्राउंड बन गया था। अब बैटल ग्राउंड बन रहा था कि एक में हो रहा है तो फिर दूसरे में हो जा रहा है, आइडियोलॉजी को लेके, जहाँ पे जिस देश में आइडियोलॉजी डिफ़र कर रही है वहाँ पे ये हो जा रहा था, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म में। ठीक है, हावेवर since the Cold War did not eliminate rivalries between the two alliances, mutual suspicion led them to arm themselves to the teeth and to constantly prepare for war। दोनों रेडी थे वॉर के लिए, है ना, दोनों के पास क्या था, वॉर न्यूक्लियर वेपन था। लेकिन क्या हो रहा था कि जो कोल्ड वॉर था ना वो दोनों के बीच की राइवलरी को ख़त्म नहीं कर रहा था। जो दो अलायंस थे वो लोगों के जो बीच में राइवलरी था उसको ख़त्म नहीं कर रहा था, उसको क्या कर रहा था, उसमें आर्म्स में बढ़ा रहा था। मतलब उन लोगों को क्या हो रहा था, हथियार बढ़ रहे थे, उन लोग के हथियार पे हथियार, है ना, कॉन्स्टेंटली प्रिपेयर फॉर वॉर, हमेशा वॉर के लिए रेडी रहती थी कि वो एक वेपन वो बना रहे हैं तो दूसरा इधर भी दूसरा देश भी दूसरे देश में भी बन जा रहा है, भले ही खाने के लिए पैसे ना हो लेकिन वेपन्स बनना ही बनना है। यूज स्टॉक ऑफ आर्म्स वे कंसिडर नेसेसरी टू प्रिवेंट वार फ्रॉम टेकिंग प्लेस। अब देखो ज़्यादा आर्म्स बनाए गए, ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बनाए गए, तो वो क्या हो रहा था, वो नेसेसरी था, किस लिए नेसेसरी था, प्रिवेंट वार्स फ्रॉम टेकिंग प्लेस, मतलब वॉर्स को होने से बचा रहा था ये जो आर्म्स था। यानी जो न्यूक्लियर वेपन था ना वो वॉर को होने से बचा रहा था। क्यों बचा रहा था, भले ही खाने के लिए पैसे नहीं है, वो वेपन बना रहा है, लेकिन दूसरे के सामने डर भी तो बना दे रहा है ना। दूसरे जो है यूएसए है, जैसे यूएसएसआर, खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, ठीक है, लेकिन फिर भी वो वेपन बना रहा था। और इसी से तो यूएसए डरा हुआ था कि उसको पता था वेपन उसके पास भी है ना। तो ये जो वॉर चल रहा था यहाँ पे, और जो वॉर में जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा रहे थे वो प्रिवेंट वॉर फ्रॉम टेकिंग प्लेस, मतलब वॉर को होने से बचा रहा था। The two sides understood that the war might occur in spite of restraint. Either side might miscalculate the number of weapons in the position of the other side. They might misunderstand the intention of the other side. Besides, what if there was a न्यूक्लियर एक्सीडेंट। मैंने बताया ना, अगर मान लो कि अगर इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए गए थे, अगर मान लो गलती से कोई ऐसा न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाता तो, ठीक है ना, वेपन्स तो दोनों ने पोजेस किया था, दोनों के पास बहुत से एकदम बहुत सारे वेपन्स थे। ठीक है, उन्होंने वेपन्स पे बनाए जा रहे थे। अब उनके पास तो इतना ज़्यादा वेपन्स हो गया था, बहुत हानिकारक हो सकता था, गलती से कुछ भी हो सकता था। मान लो वो दोनों एक दूसरे पे वॉर नहीं कर रहे, फिर भी अगर गलती से क्या होता है कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाता है।
ठीक है, कुछ भी हो सकता है। देखो, व्हाट वुड हैपन इफ समवन फायर्ड ऑफ ए न्यूक्लियर वेपन बाय मिस्टेक, कोई भी गलती से अगर न्यूक्लियर वेपन को फायर कर देता है तो क्या होगा। या फिर, और इफ अ सोल्जर मिस्चीवियसली शॉट ऑफ अ वेपन डेलिबरेटली टू स्टार्ट अ वॉर। हम मान लो कि कभी शरारत में, कोई मस्ती में कोई सोल्जर्स हुआ, वो क्या किया, वॉर को मतलब ऐसा वेपन्स को चला दिया, और फिर क्या होगा, वॉर स्टार्ट हो जाएगा ना। तो व्हाट इफ एन एक्सीडेंट ऑकर्ड विद अ न्यूक्लियर वेपन, क्या होगा अगर न्यूक्लियर वेपन जो होता है वो बाई एक्सीडेंट हमारा फायर हो जाता है तो। ठीक है, हाउ वुड द लीडर ऑफ द कंट्री नो इट वॉज एन एक्सीडेंट और वन एक्ट ऑफ सोबोटेज बाई द इनमी और डैट ऑफ मिसाइल डैट नॉट लैंडेड फ्रॉम अदर साइड। तो क्या होगा, लीडर्स को कैसे पता चलेगा कि वो एक एक्सीडेंट था, या फिर मतलब जानबूझ के किया है उनके दुश्मनों ने, है ना। उनको थोड़ी पता है कि दूसरी तरफ से वॉर किया गया है, मतलब दूसरी तरफ से हमला किया गया है या नहीं। वो तो यही समझेंगे कि नहीं, ये हमारे लिए खतरा है। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब चलिए आगे आते हैं। In this time, therefore, the US and USSR decided to collaborate in limiting or eliminating certain kinds of nuclear and non-nuclear weapons. क्या हुआ था, मैंने बताया ना, दोनों एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन बिहेव करने लगे थे। ठीक है, क्योंकि दोनों को पता था कि दोनों के बीच की जो राइवलरी है वो ख़त्म नहीं होने वाली है, बट ये जो वेपन का कंपटीशन चल रहा है वो आगे जाके बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, तो क्या किया था, उन दोनों ने क्या डिसाइड किया कि वो वॉर जो है, मतलब जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको कम करेंगे वो। ठीक है, उसके लिए उन्होंने बहुत सारी ट्रीटीज़ को साइन किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, बहुत सारी ट्रीटीज़ को साइन किया ताकि उस न्यूक्लियर वेपन्स को वो कम कर पाए। देखो, वो दोनों थे बड़े दुश्मन, लेकिन फिर भी वो दोनों साथ में आकर बैठ कर क्या किए, उन्होंने नेगोशिएशंस किए कि हम लोग अपने वेपन्स को कम करेंगे। ठीक है, a stable balance of weapons they decided could be maintained through arms control। ठीक है, क्या किया ना, आर्म्स कंट्रोल। स्टार्टिंग इन द 1916 द टू साइड्स साइन थ्री सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट्स विद इन द डिकेड। अब देखो, उन्होंने डिकेड में ही ना, वन डिकेड में ही क्या किया, उन्होंने थ्री सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट साइन किए। मतलब उन्होंने आर्म कंट्रोल्स को लेकर उन्होंने थ्री एग्रीमेंट साइन किए विद इन अ डिकेड्स। देखो, वो कौन से थे, दीज वर द लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी एंड द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। देखो, ये जो ट्रीटीज़ है ना, ट्रीटीज़ के बारे में इस चैप्टर के एंड में भी हम लोगों को पढ़ना है, और इस ट्रीटीज़ के बारे में भी हम एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ये टेस्ट बैन ट्रीटी, जो लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी है ना, LTBT, इसमें क्या हुआ था ना कि अब न्यूक्लियर वेपन्स के जो परीक्षण होता है ना, उसको उसको प्रैक्टिस, मतलब क्या बोलते हैं, ट्राई किया जा रहा है। तो वो नहीं, उस पर बैन लगा दिया गया कि क्योंकि ना वो अंडर वाटर हो सकता है ना एटमॉस्फेयर में हो सकता है, क्योंकि देखो वो हम बहुत ज़्यादा नुकसान लग सकता है ना, वो इन्वायरमेंट को भी कितना गंदा कर सकता है वो, है ना, कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। फिर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, इसमें क्या होता है ना कि जो भी देश न्यूक्लियर वेपन बना चुके थे, ठीक है, जो भी देश न्यूक्लियर वेपन बना चुके थे पहले, मतलब अब, लेकिन उसके बाद से कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाया जाएगा। वो कुछ एक मिनट, वेट। Thereafter, the superpowers held several rounds of arm limitations talks. The signed several more ट्रीटीज़ टू लिमिट देयर आर्म्स, और उन्होंने और भी आगे बहुत सारी ट्रीटीज़ को साइन किया था ताकि वो जो मतलब जो हथियार है जो, उसको क्या कर सके, वो कम कर सके। ठीक है, उसको क्या कर सके, कम कर सके। ठीक है, 5 देश थे, मतलब जो NPT है ना, उसमें 5 कंट्रीज़ जो थी वो थी, और उन्होंने जो भी जो बना लिया गया है लास्ट में पढ़ेंगे, खैर इसको हम बस इतना जान लीजिए कि नॉन प्रोलिफिकेशन इस ट्रीटी ऐसा ट्रीटी है जिसमें अगर जिन लोगों ने न्यूक्लियर वेपन बना चुके हैं, अब उसके बाद कोई भी और दूसरा देश वेपन नहीं बना सकता है। ठीक है, इस ट्रीटी पे ना इंडिया ने साइन नहीं किया है।
ठीक है, इंडिया के सामने तो इतने सारे दुश्मन है, इधर चाइना, इधर पाकिस्तान, तो वो इस ट्रीटी पे साइन नहीं कर सकता है, इनफैक्ट नहीं किया उसने साइन। ठीक है, ये हम जब ट्रीटीज़ के बारे में पढ़ेंगे ना तो डीपली एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को। अभी बस इतना ही। और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब जो बैलिस्टिक मिसाइल थी ना, तो उसको मतलब ठीक है ख़त्म करने के लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी भी साइन किया गया था। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, जो वेपन्स थे उसको लिमिट कर सके, लिमिट में कर सके। बहुत से वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है, न्यूक्लियर वेपन को बहुत डिस्ट्रॉय कर किया गया, इसलिए ट्रीटीज़ भी साइन हुई थी उसके लिए, ताकि वो न्यूक्लियर वेपन्स को कम कर सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे चैलेंजेस टू बाईपोलरिटी। अब देखो, वर्ल्ड जो था ना वो बाईपोलर हो गया था, कहने का मतलब है टू पावर्स बचे थे ना, टू और सुपर पावर्स थे, तो उन दोनों का इफेक्ट था, तो बाईपोलर हो गया था। ठीक है, तो क्या चैलेंजेस रहे ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और अभी के लिए इतना ही। बाकी ट्रीटीज़ वगैरह हम लोग इस चैप्टर के एंड में जानेंगे, कौन कौन सी ट्रीटीज़ हुई थी, उसमें इंडिया है कि नहीं है, क्योंकि हर चीज़ को हम लोगों को इंडिया के कंटेक्स्ट में लेना है, तो इंडिया था या नहीं, इंडिया ने साइन किया या नहीं, ये सब चीज़ें हम लोग जब लास्ट में ट्रीटीज़ के बारे में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।